वेलकम बच्चों, आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं, जो कि ये अगर सीरीज़ की बात करें तो थर्ड पार्ट है। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन और हार्मोन्स के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करा एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में बात हो गई अपनी, है ना। एक एंडोक्राइन ग्लैंड की बात हो चुकी है जिसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं, क्या कंट्रोल है, किसको कंट्रोल करता है? तो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के को रेगुलेट करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम हमने जनरल हम जो नाम है इसे और क्या कहते हैं, दैट इज़ अ मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड सभी ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कंट्रोल करी जाती। ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर controlled by pituitary gland, so that it is known as master gland. एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाले ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, दैट इज़ द हाइपोथैलेमस। और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है, दैट इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज़ द मास्टर ग्लैंड, है ना। चलिए इसके बारे में पहला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, इसकी ओरिजिन का। तो ये कंप्लीटली एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, मीन्स एम्ब्रियो के आउटर मोस्ट लेयर से ये ओरिजिनेटेड है। एम्ब्रियोनल लेयर्स की बात करें तो 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। जाइगोट हमारा जब भी डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर एक मास ऑफ सेल बनाता है, पहली बार डिफ्रेंसिएशन जब भी होता है, तो आउटर मोस्ट जो लेयर बनती है दैट इज एक्टोडर्म, इनर मिडल लेयर मेसोडर्म एंड इनर लेयर को हम एंडोडर्म के नाम से जानते हैं। तो इसकी ओरिजिन जो होती है वो एम्ब्रियो के एक्टोडर्म से होती है। पहला पॉइंट हमें याद रखना है। लोकेशन की बात करी जाए तो ये हमारे हेड रीजन का एक ग्लैंड है। कहाँ का है? हेड रीजन का एक ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस भी हेड रीजन में है। और हेड रीजन में भी अगर हम स्पेशली बात करें तो एक बोन है, स्फोनाइड बोन। स्फोनाइड बोन में कैविटी में रहता है, दैट इज नोन एज सेला टर्सिका। ठीक है, तो ये हमें एक नाम याद रखना है, सेला टर्सिका। एंड इट इज अटैच्ड विद हाइपोथैलेमस थ्रू अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज इन्फंडिबुलम। ये हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है एक स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर से। जैसे ये हमने मान लिया कि ये हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से इस तरह से अटैच्ड होता है। ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड अगर हमने मान लिया, है ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और ये हाइपोथैलेमस है, तो ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होता है जिसका नाम हम रखते हैं इन्फंडिबुलम। क्या नाम रखते हैं? इन्फंडिबुलम। ठीक, एक टर्म याद रखना है, इन्फंडिबुलम। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी अटैच्ड है किस स्ट्रक्चर से? इन्फंडिबुलम से। एक अच्छा टर्म है, याद रखना है। ठीक है, जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को एनाटॉमिकली देखते हैं, मींस इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, है ना। इसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड करके देखते हैं इंटरनली, है ना। जब इसका एनाटॉमी देखा जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाता है, तो 2 हिस्से हैं। कौन कौन से 2 हिस्से हैं? पहला हिस्सा एडिनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? एडिनोहाइपोफाइसिस, that is also known as anterior lobe of pituitary gland। एंड दूसरा हिस्सा कहा जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको क्या बोलेंगे?
पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कॉमन टर्म है, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। बायोलॉजिकल टर्म याद रखना है, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्यों कहते हैं ये दो टर्म, हम क्यों यूज़ करते हैं, वो अब आगे हम बात करेंगे। दूसरा टर्म याद रखना है, पार्स डिस्टैलिस। ये डिस्टल वर्ड हम यूज़ करते हैं दूर के लिए, है ना। एंड जो ये क्योंकि ये एंटीरियर पार्ट हाइपोथैलेमस से थोड़ा दूर होता है तो इसको पार्स डिस्टैलिस। एंड दूसरा जो पोस्टीरियर लोब है दैट इज़ पार्स नर्वोसा। तो ये कुछ इनके टर्म्स हैं, ये ध्यान रखना है। और इनके हमने हाइपोथैलेमस से कनेक्शन की बात कर ली है कि कौन स्ट्रक्चर, कौन सा पार्ट किस तरह से कनेक्टेड है। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस इनडायरेक्टली। इनका इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है। किसके थ्रू कनेक्शन होता है, अगर याद हो प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम से ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर लोब है जिसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं, ये हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। कैसा कनेक्शन होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना। इनके जो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स हैं, है ना, वो डायरेक्ट पोस्टीरियर लोब से कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ एंटीरियर लोब पर कैसा कनेक्शन है, इनडायरेक्ट कनेक्शन है। चलिए, यहाँ एक टिपिकल स्ट्रक्चर है, ये हमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। हाइपोथैलेमस, ये हमने इनफंडिबुलम की बात करी, दैट इज ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड टू द हाइपोथैलेमस। एंड अब यहाँ पे आप पिट्यूटरी ग्लैंड के देख रहे हैं 3 लोब होते हैं। एक्चुअली अभी हम मेनली जो दो लोब की बात करते हैं, एंटीरियर लोब एडिनोहाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर लोब दैट इज अ न्यूरोहाइपोफाइसिस। इन दोनों के बीच ये जो आप रेड वाला स्ट्रक्चर, रेड वाला रीजन देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड मिड लोब या फिर इंटरमीडिएट लोब के नाम से भी इसको हम जानते हैं। चलिए और क्लियर इसको समझते हैं, कब हम क्या टर्म यूज करेंगे। देखिए, एडिनोहाइपोफाइसिस का एक्चुअल मतलब है मिड लोब प्लस एंटीरियर लोब को मिला के कहा जाता है, ठीक है। मिड लोब के लिए टर्म यूज करते हैं पार्स इंटरमीडिया, एंड एंटीरियर लोब के लिए आपने पहले से ही देखा पार्स डिस्टैलिस टर्म यूज करते हैं, ठीक है। एंड एडिनोहाइपोफाइसिस इज कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब जहां पे भी इनडायरेक्ट वर्ड आए दैट इज यूज फॉर द हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम। ये हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम के लिए यूज करा जाता है, जो आप इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो एडिनोहाइपोफाइसिस का मतलब क्या, मिड लोब प्लस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड दूसरा टर्म यूज करेंगे हम इन जनरल न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस इंक्लूड्स इनफंडिबुलम एंड पोस्टीरियर लोब। तो इन दोनों हिस्सों को मिलाकर न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस हाइपोथैलेमस के थ्रू डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। डायरेक्ट कनेक्शन है, इधर कोई हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम नहीं है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड के जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं वो डायरेक्ट अपना सिक्रीशन इस हिस्से तक, न्यूरोहाइपोफाइसिस ऑफ द पिट्यूटरी तक वो पहुंचाते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अब हम बात करेंगे एंटीरियर जो लोब है या फिर एडिनोहाइपोफाइसिस जिसे हम कह रहे हैं, है ना। एडिनोहाइपोफाइसिस के कौन कौन से सिक्रीशंस हैं, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 मेन पार्ट हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। पहले हम बात करेंगे
एडिनोहाइपोफाइसिस के बारे में। किसके? एडिनोहाइपोफाइसिस के बारे में, जिसमें हमारा डिस्कशन होगा मिड लोब का और एंटीरियर लोब का। ठीक है, तो इसको एडिनोहाइपोफाइसिस को इन जनरल हम एंटीरियर लोब के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस एडिनोहाइपोफाइसिस में दो हिस्से आते हैं एंटीरियर लोब के, एंटीरियर लोब एंड मिड लोब। एक्चुअल मीनिंग ये है। अभी हम जो इनके सिक्रीशंस की बात करें, अभी इनके एक बार फिर से डायग्राम पे आते हैं और फिर हम सिक्रीशंस पे चलेंगे। एंटीरियर लोब ये रहा और ये मिड लोब, ये दोनों स्ट्रक्चर मिलके बनाता है एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, तो अभी हम इस एंटीरियर लोब के सिक्रीशंस की बात करेंगे और इस मिड लोब के सिक्रीशन की बात करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होएगा उसमें हम बात करेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस के सिक्रीशन, मतलब पोस्टीरियर लोब के सिक्रीशन की बात होएगी और इनफंडिबुलम के सिक्रीशन की बात होएगी। ये आता है किसके अंतर्गत? न्यूरोहाइपोफाइसिस। किसके अंतर्गत आएगा? न्यूरोहाइपोफाइसिस, और ये आएगा आपका एडिनोहाइपोफाइसिस। तो अभी आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो एडिनोहाइपोफाइसिस के हॉर्मोन्स की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सिक्रीशंस ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट इज द एडिनोहाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी से 7 सिक्रीशंस या 7 हॉर्मोन्स सिक्रीट करे जाते हैं। इन 7 हार्मोन का नाम चलो देखो। पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का भी दूसरा नाम क्या है? सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। शॉर्ट फॉर्म में GH लिखेंगे या फिर STH लिखेंगे। ठीक, चलिए दूसरा हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TSH, या फिर इसी का दूसरा नाम है थायरोट्रॉफिक हार्मोन, दैट इज अ TTH। तीसरा हार्मोन है एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ACTH, या फिर इसको हम दूसरा नाम इसका देते हैं कॉर्टिकोट्रॉफिन भी बोला जाता है। ठीक है, फोर्थ है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज नोन, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे FSH। एंड फिफ्थ है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे LH। सिक्स्थ है प्रोलैक्टिन हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म PRL। एंड लास्ट वन इज द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म MSH। ठीक, तो ये इन 7 हार्मोन्स के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। क्या इनका रोल है ना, कौन क्या रोल प्ले करता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए, पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन, जिसका दूसरा नाम क्या है? सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, STH के नाम से भी जानते हैं इसको। इसके क्या इफेक्ट्स हैं मेटाबॉलिज्म पर, वो देखते हैं। क्या रोल है हमारी बॉडी में, वो क्या है? फैट के ऊपर ये क्या इम्पैक्ट करता है? फैट का लाइसिस या लिपोलाइसिस इंक्रीज करा देता है। फैट का ब्रेकडाउन ये इंक्रीज करा देता है। जब हम बॉडी में इसके मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन फैट के मेटाबॉलिज्म को, फैट के ब्रेकडाउन को, लिपोलाइसिस का मतलब क्या हुआ? ब्रेकडाउन ऑफ फैट के ब्रेकडाउन को ये इंक्रीज करा देता है। फॉर एनर्जी प्रोडक्शन सेल यूजेस फैट फर्स्ट एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इस जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जब इंस्टेंट एनर्जी या ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होता है तो ग्रोथ हार्मोन फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा और ये हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं
वो फैट को पहले बर्न करेंगी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को बाद में ब्रेक करेंगी। लेकिन इन जनरल या नॉर्मल कंडीशन में सेल्स क्या करती हैं, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का बर्न करती हैं, कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करती हैं, फिर फैट का यूज़ करती हैं। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन का रोल क्या है, फैट को पहले ब्रेक डाउन कराता है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज कराता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन द सेल। सेल में ग्लूकोज के अपटेक को डिक्रीज कराता है। मीन्स जब कोई सेल है, सेल के अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एंटर ही नहीं करेगा तो ब्रेक कैसे होएगा। ठीक है, तो ये ग्लूकोज के अपटेक को, सेल में ग्लूकोज के अपटेक को डिक्रीज कराता है। ठीक है, इसलिए ये एक क्या कहा जाता है, डायबिटोजेनिक हार्मोन कहा जाता है। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि हमारा ब्लड क्या करता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है ना, और कैपिलरीज से वो कहाँ ले जाएगा, सेल तक ले जाएगा ब्लड ग्लूकोज को। अब अगर सेल अपटेक नहीं करेगा ग्लूकोज का यूज़ नहीं करेगा तो ग्लूकोज हमारे ब्लड में ही रहेगा, है ना, ग्लूकोज ब्लड में ही बढ़ता जाएगा, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज होता जाएगा और हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्लड है जो वो कंसंट्रेट होता जाएगा। तो और ये कंसंट्रेशन ग्लूकोज का या ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाएगा एंड दैट इज़ द डायबिटिक कंडीशन। इसलिए इसको हम एक डायबिटोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पर क्या इम्पैक्ट डालता है, ग्रोथ हार्मोन एमिनो एसिड के अपटेक को इंक्रीज करा देता है सेल्स में। मतलब जो ग्लूकोज के साथ है जस्ट उसका उल्टा, है ना। अगर ब्लड में एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड प्रेजेंट है तो सेल्स में एमिनो एसिड के अपटेक को ये इंक्रीज करा देगा। सेल्स ज़्यादा अमीनो एसिड्स का अपटेक करेगा, मींस यूज़ करेगा, सेल में ज़्यादा अमीनो एसिड एंटर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल अमीनो एसिड का यूज़ करेगा। एंड अमीनो एसिड से क्या बनता है वो आपने पढ़ा हुआ है, अमीनो एसिड से हमारा बनता है क्या, प्रोटीन। क्या बनता है, प्रोटीन। और प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। और इंडिविजुअल की बॉडी में जितना ज़्यादा प्रोटीन बनेगा उतना ज़्यादा रेट से क्या होगा, इंक्रीज होगा ग्रोथ रेट। क्या इंक्रीज होगा, ग्रोथ रेट। तो एक्चुअल जो ग्रोथ हार्मोन का रोल है वो ये है, एमिनो एसिड के अपटेक को बढ़ाना, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना, जिससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद मिलता है। अब इससे क्या होता है, ग्रोथ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये करता क्या है, सेल के जो हमारा प्रमोट करता है सेल इलोंगेशन को, है ना, सेल इलोंगेशन को एंड बोन के इलोंगेशन को ये प्रमोट करता है ना। एंड प्रमोट करता है माइटोसिस को, माइटोसिस का डिवीज़न जो है, माइटोसिस का रेट है उसको भी प्रमोट कर देता है। एंड स्टिमुलेट करता है किसका ग्रोथ, मसल्स एंड कार्टिलेजेस का। बॉडी में मसल्स एंड कार्टिलेज का ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे इंडिविजुअल की ग्रोथ ऑब्वियस सी बात है कि वो इंक्रीज हो जाएगी। चलिए अब अगर ग्रोथ हार्मोन का डिसऑर्डर हमें पढ़ना है ना, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन, कुछ हमें डिसऑर्डर्स देखने हैं, है ना। जो ग्रोथ हार्मोन अगर कम सिक्रीट होता है या फिर ज़्यादा सिक्रीट होता है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स बॉडी में आती हैं। अगर हाइपोसिक्रीशन होता है, हाइपोसिक्रीशन का मतलब लेस सिक्रीशन होता है, तब क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर हाइपर सिक्रीशन होता है, ज़्यादा सिक्रीशन होता है, तो बॉडी में क्या प्रॉब्लम आएगी। चलिए देखिए, अगर लेस सिक्रीशन है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसे हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म, है ना। किसमें, चाइल्डहुड में या फिर एडोलसेंस की एज में।
बच्चे में या फिर वो एडोलसेंस की एज में है, तब अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, उस बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा, बॉडी का ग्रोथ डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं होगा, उसकी हाइट कम रहेगी, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्लो रहेगा या कम रहेगा। ठीक है। अगर यही ड्वार्फिज्म पिट्यूटरी ग्लैंड में डिफेक्ट की वजह से हो, ये तो सिक्रीशन की वजह से, मान लो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं बना है, फिर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन कम हो रहा है, तब इसको बोला जाता है एटिलियोसिस। क्या तब इसको क्या बोलेंगे, एटिलियोसिस। ठीक है। और एक टर्म यूज़ करते हैं, इस पे हमें ध्यान रखना है, जो सर्कस में क्लॉन्स यूज़ करे जाते हैं, वो जो छोटे छोटे बंदे होते हैं, छोटे छोटे बौने से लोग यूज़ करे जाते हैं अलग अलग कुछ वो अपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, उनको बोला जाता है मिडगेट्स। तो ये एक टर्म याद रखना है ना, मिडगेट्स। ये इसी हाइपोसिक्रीशन ऑफ जीएच की वजह से बनते हैं, बट उनके लिए एक टर्म है मिडगेट्स, याद रखना, जो क्लोन्स हमें इधर सर्कस में देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे हाइपर सिक्रीशन की। चाइल्डहुड में अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाता है तो बोन्स लेग की एंड हैंड्स की ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती हैं, और जो वो पर्सन जो बनेगा वो बहुत हाइट का हो जाता है ना, हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे आपने सुना होगा कि टॉलेस्ट मैन ऑफ द इंडिया या टॉलेस्ट मैन ऑफ द कंट्री, ऐसे कई लोग होते हैं, है ना। एंड बॉडी का जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं जिंजियाटिज़म। इस प्रॉब्लम को बोला जाता है क्या, जिंजियाटिज़म। अगर यही हाइपर सिक्रीशन, हाइपो तो हमने डिस्कस कर लिया, हाइपर सिक्रीशन जो है ये बहुत ही कई बार ऐसे एडल्ट्स में भी हो जाता है। एडल्ट्स में अगर होता है तो डिसफिगरमेंट कॉज करता है, मीन्स जो बॉडी का नॉर्मल एक एडल्ट का जो बॉडी में शेप साइज होना चाहिए बॉडी के पार्ट्स का, वो नहीं होता है। जैसे फेस के बोन का एक्सेस ग्रोथ हो जाना, है ना, वर्टिब्रल कॉलम का ग्रोथ हो जाना, फोर लिम्ब का एक्सेस ग्रोथ हो जाना, एंड ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आ जाती है, कई बार डेथ को भी लीड करता है। और इस कंडीशन के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं एक्रोमिगैली। ठीक है। एंड ये बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है जब डिसफिगरमेंट होता है, या फिर डेथ को भी कॉज कर सकता है। एक नाम याद आपको रखना है, अपने इंडियन है ग्रेट खली, वो इसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है। बाकी प्रॉब्लम्स हैं तो हैं, बट नेचुरल है ना, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन की वजह से प्रॉब्लम है। ठीक है। चलिए दूसरा हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे TSH कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी हम एक ग्लैंड पढ़ने वाले हैं, थायराइड ग्लैंड, जो आपके नेक वाले रीजन में पाई जाती है। तो ये थायराइड के सिक्रीशन को प्रमोट करता है, थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर ऑफ द हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस का आपने पढ़ा था, दो तरह के हाइपोथैलेमस सिक्रीशन सिक्रीट करता है, एक रिलीजिंग एक इनहिबिटिंग। तो ये रिलीजिंग है, तो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, एंड TSH का सिक्रीशन जिसे पिट्यूटरी का बढ़ जाता है। अब TSH का बायोलॉजिकल रोल क्या है, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन को, दैट इज़ द थायरोक्सिन, एंड हेल्प करता है किसके, थायराइड ग्लैंड के ग्रोथ को, एंड हेल्प करता है थायराइड हार्मोन सिंथेसिस को। एक्चुअली कुल हम बात कहें तो थायराइड ग्लैंड के ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड थायराइड का जो सिक्रीशन है उसकी सिंथेसिस को प्रमोट करता है, थायराइड के सिक्रीशन को भी प्रमोट करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हार्मोन है
एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ACTH, या दूसरा नाम है कॉर्टिकोट्रॉफिन। ठीक है, अब एक और ग्लैंड है जिसका नाम अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, एड्रिनल ग्लैंड। ये किडनी के ऊपर पाई जाती है, प्रेजेंट अबव द किडनी, बोथ किडनी, अबव द बोथ किडनी, मतलब ये हमारे एब्डोमिनल रीजन वाली ग्लैंड है। कहाँ पे है? एब्डोमिनल रीजन की ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रीशन को, वो भी एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। यहाँ आप एड्रिनल ग्लैंड का एक स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर आप समझना है, आगे डिटेल में हम वहाँ बात करेंगे। जब एड्रिनल ग्लैंड का ट्रांसफर सेक्शन कट करा जाता है तो दो रीजन देखने को मिलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। ठीक है, तो ये जो ACTH है, ACTH है, वो कॉर्टेक्स वाले रीजन को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो, ACTH एक्सेलरेट द सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। किसके सिक्रीशन को एक्सेलरेट करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। वो भी एड्रिनल कॉर्टेक्स से कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, उनमें से एक हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अभी ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का रोल क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे, एड्रिनल मेडुला के बारे में डिटेल में बात करेंगे जब एड्रिनल ग्लैंड को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी ACTH कहाँ पे काम करता है ये याद रखना है, क्या करता है वो याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में FSH लिखते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये दोनों मेल बॉडी और फीमेल बॉडी दोनों में सिक्रीट होता है। कई बार ये कन्फ्यूज़न के तौर पर हम रिलेट कर लेते हैं इसको ग्राफियन फॉलिकल से। किससे? ग्राफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट से हम इसको कोरिलेट कर लेते हैं। ग्राफियन फॉलिकल ओवरी में बनता है। कहाँ बनता है? ओवरी में बनता है, और ओवरी फीमेल बॉडी का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो हमें ये लगने लगता है कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सिर्फ फीमेल्स में सिक्रीट होता है। नहीं, पहला कन्फ्यूज़न ये दूर करना है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड इन बोथ मेल बॉडी एज वेल एज फीमेल बॉडी। इनका रोल अलग अलग है, फीमेल बॉडी में अलग रोल है, मेल बॉडी में अलग रोल है। चलिए देखते हैं, पहले फीमेल बॉडी में देख लेते हैं। अभी आपने देख लिया है एक्चुअली फीमेल बॉडी में, इन फीमेल ये स्टिमुलेट करता है oogenesis को। oogenesis का मतलब होता है क्या? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम या फिर एग, दैट इज अ फीमेल गैमीट। एग के फॉर्मेशन को ये स्टिमुलेट करता है एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। इसी ग्राफियन फॉलिकल में ही oogenesis होता है, ओवरी में इनका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। एंड ये जो ग्राफियन फॉलिकल से ही, जो ग्राफियन फॉलिकल एक एक्चुअली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, एक सेल्स का स्ट्रक्चर बनता है, इसी में से हमारा इसी में एग प्रेजेंट होता है। तो इनकी जो सेल्स होती हैं वो एक हार्मोन का भी सिक्रीशन करती हैं, दैट इज द एस्ट्रोजन, है ना। क्या सिक्रीट करती हैं? एस्ट्रोजन। एंड इस एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को FSH भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो दो रोल हैं, एक तो ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट कराना, तो ग्राफियन फॉलिकल की सेल्स एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कराती हैं, और इस ग्राफियन फॉलिकल की सेल्स को FSH डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये फीमेल में आपको रोल समझ आ गया। ये क्या करेगा? ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट, oogenesis एंड ग्राफियन फॉलिकल की सेल से एस्ट्रोजन का सिंथेसिस। चलिए
मेल बॉडी में जब हम देखते हैं इन मेल, ये स्टिमुलेट कराता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अगेन टर्म स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। मेल गैमीट के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड नॉर्मली फंक्शनिंग ऑफ सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? इसी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, जो टेस्टिस में फाइन ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, इनके अंदर होता है। तो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल नॉर्मल फंक्शन करें और उनमें स्पर्म का नॉर्मल फॉर्मेशन चले, इसको कंट्रोल करता है मेल की बॉडी में एफएसएच। तो एफएसएच बनता दोनों जगह है, मेल बॉडी में भी फीमेल बॉडी में भी। रोल अलग अलग है ना। एक्चुअली एक कॉमन रोल है। एफएसएच का काम है गैमेटोजेनेसिस। क्या काम है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस दो टाइप का होता है। पहला आपने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा आपका क्या है? फीमेल बॉडी में oogenesis। मेन फंक्शन इनका है गैमेटोजेनेसिस को कंट्रोल करना, गैमेटोजेनेसिस को प्रमोट करना, जिससे मेल एंड फीमेल बॉडी में गैमीट्स बन सकें, है ना। और गैमीट बनेंगे तभी वो जाके आगे रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हार्मोन है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं LH, या फिर इसी का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो हमें याद हो जाता है, लेकिन जब इस नाम से ICSH के नाम से एक सवाल बनता है तो हमारा दिमाग घूमने लगता है। नहीं होने देना इसको, ठीक है। तो ये दूसरा नाम भी याद रखना है। इनका फंक्शन क्या है? ये स्टिमुलेट कराता है ओव्यूलेशन को। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? रिलीज ऑफ एग। ओवरी से एग का रिलीज होना, दैट इज द ओव्यूलेशन। ठीक है, क्या? रिलीज ऑफ, यहां मैं लिख रहा हूं, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। ठीक है, एक तो एग का फॉर्मेशन, दैट इज द oogenesis। दूसरा टर्म है ओव्यूलेशन, दैट इज द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। इसको स्टिमुलेट कराता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन फीमेल में, एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। जब एग रिलीज हो जाता है, इधर आप चलें थोड़ा सा, ये जो हमने यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल टर्म यूज़ किया था, तो ग्राफियन फॉलिकल से जब ये एग रिलीज हो जाता है तो जो ये सेल्स इनकी बचती हैं, ग्राफियन फॉलिकल की जो सेल्स बचती हैं सिर्फ, क्योंकि एग तो बाहर चला गया, ये जो सेल्स बचती हैं इनको बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोला जाता है इनको? कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये इसका एक रोल ये है कि कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करवाना, और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम है? प्रोजेस्टेरॉन। और इस प्रोजेस्टेरॉन का कॉमन नेम होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। इसका दूसरा नाम याद रखना है, इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली क्या करता है वो हम 12th में इसको समझेंगे, प्रोजेस्टेरॉन का रोल क्या है। अभी आपको ज़्यादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नहीं नॉलेज है, जब आप नॉलेज इसका हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, यूट्रस की इनर लाइनिंग को मेंटेन करता है, जिसमें हमारा जो फीटस का डेवलपमेंट है वो नॉर्मल चल सके। ठीक है, दूसरा देखो, जो LH है ये एक और इम्पैक्ट करता है, दैट इज ऑल्सो स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये भी एक या इसका रोल है। एंड जो
ये हमारा LH है, ये अफेक्ट करता है लेडिंग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस। ये क्या होती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सेल्स को इम्पैक्ट करती हैं। ये टेस्टिस की सेल्स हैं और ये सेल्स को इम्पैक्ट करती हैं और स्टिमुलेट करती हैं सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। किसका हार्मोन का सिक्रीशन? टेस्टोस्टेरॉन का, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं मेल हार्मोन। और ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरॉन मेल बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनका डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है, तो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। एंड सेम बात यहाँ पे एक और याद रखनी है, फीमेल्स की बॉडी में अभी आपने पीछे देखा एस्ट्रोजन, है ना, ओवरी के ये ग्रेफिन फॉलिकल से ग्रेफिन फॉलिकल की सेल से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है। एंड दिस एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स। ठीक है, तो ये आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, उधर हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ हॉर्मोन्स के रोल हमें समझने हैं। ठीक है, तो टेस्टिस के लेडिंग सेल्स पर भी इम्पैक्ट करता है LH, और लेडिंग सेल सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरॉन को। एंड टेस्टोस्टेरॉन का काम क्या है? दैट इज ऑल्सो नोन एज मेल हार्मोन। तो ऑब्वियस नेचुरल सी बात है, समझ आ जाता है कि ये मेलनेस को कंट्रोल करता होगा, मींस मेल की बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनको डेवलप कराता है। चलिए नेक्स्ट एक टर्म है, कई बार हम यूज़ करते हैं, है ना, FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लिए एक कॉमन टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ द गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, दैट इज़ GTH। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन का सिक्रीशन शुरू कब होता है ये ध्यान से रखना है। सिक्रीशन स्टार्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एज में आने के बाद इनका सिक्रीशन शुरू होता है। एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड वर्क्स अंडर द हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इनको कंट्रोल करता है। एंड एक और इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं तो हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। इसलिए कहा जाता है जो सेक्सुअल बिहेवियर है बच्चे का, प्यूबर्टी की ग्रोथ है, जो प्यूबर्टी एज का डेवलपमेंट या ग्रोथ है, वो उसके सराउंडिंग पर डिपेंड करता है। मीन्स जैसा सराउंडिंग होगा बच्चे के दिमाग पर वैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि दिमाग ही हमारा मेन पार्ट है, नर्वस सिस्टम है, और हाइपोथैलेमस ब्रेन का ही हिस्सा है ना। तो वो जैसा देखेगा, जैसा उसको सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा, या जो उसके सराउंडिंग में जैसे लोग होंगे, वैसा ही उसका दिमाग कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी को। एंड पिट्यूटरी FSH LH का उस तरह से सिक्रीशन करेगा एंड उनमें, उनकी बॉडी में डेवलपमेंट उस तरीके से, उस कंडीशन, उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी आपको और डिटेल में बात करेंगे आगे। चलिए एक टर्म और समझना है, दैट इज़ अ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, सिनर्जेस्टिक हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं? एक टर्म है सिनर्जेस्टिक हार्मोन। सिनर्जेस्टिक हार्मोन का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा हार्मोन, व्हेन टू और मोर हार्मोन कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक दूसरे की मदद करना, कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे के फंक्शन को, तब ऐसे हार्मोन्स को हम बोलते हैं सिनर्जेस्टिक हार्मोन। क्या करते हैं? इसको बोलेंगे सिनर्जेस्टिक हार्मोन। क्या करें? फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करें, मतलब एक काम आप करने जा रहे हो तो ऐसा कोई बंदा आपके पास हो कि जो आपके काम में थोड़ी मदद कर दे, जिससे आपका काम इजी हो जाए, फास्ट हो जाए, है ना, स्मूथ हो जाए। तो वो जो बंदा आपके साथ लगा उसको बोलेंगे सिनर्जेस्टिक पर्सन फॉर योर या यू। ठीक है, तो वो आपका सिनर्जेस्टिक कहा जाएगा। तो ऐसे कई हार्मोन्स हैं जो
एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उनको कहा जाता है सिनर्जिस्टिक हार्मोन। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखिए तो FSH एंड LH ये दोनों एक दूसरे के फंक्शन को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं गैमीट फॉर्मेशन के लिए, और जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके डेवलपमेंट में दोनों हार्मोन का रोल है। दोनों हार्मोन एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये एक दूसरे के सिनर्जिस्टिक हार्मोन कहे जाते हैं। ऐसे इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन एंड थायरोक्सिन हार्मोन ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इंसुलिन अभी ग्रोथ हार्मोन कैसे कॉम्प्लीमेंट है आगे हम बात करेंगे। इंसुलिन पैंक्रियास का हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन अभी आपने देख लिया पिट्यूटरी का हार्मोन है, एंड थायरोक्सिन आपका थायराइड का हार्मोन है। इन सब के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ हो सके जब ये दोनों हार्मोन इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन थायरोक्सिन हार्मोन एक दूसरे के फंक्शन को अगर कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी बॉडी का ग्रोथ नॉर्मल ग्रोथ होता है। और एक एग्जाम्पल तीसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। कितने हार्मोन हो गए? 4। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। ये चारों हार्मोन्स मिलकर फिजिकल ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ है वो इन चारों हार्मोन्स का कॉम्प्लीमेंट है। चारों हार्मोन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तब जाके मेमोरी ग्लैंड का फिजिकल ग्रोथ हो पाता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के सिनर्जिस्टिक हार्मोन हुए, ठीक। आई होप ये सिनर्जिस्टिक टर्म आपको समझ आया होगा, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, बहुत सवाल बनते हैं इस पे, है ना। इसलिए इसको ध्यान से फिर से एक बार बैक करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हार्मोन की बात करें तो नेक्स्ट हार्मोन है ल्यूटियोट्रॉफिक या फिर प्रोलैक्टिन या फिर लैक्टोजेनिक या फिर मैमोट्रोफिन हार्मोन, या PRL कॉमन नेम है इसका, प्रोलैक्टिन हार्मोन के नाम से इसको हम जानते हैं। इसका काम है फॉर द लैक्टेशन इन पोस्टपार्टम इन वुमेन। जो पोस्टपार्टम ड्यूरेशन होता है चाइल्ड बर्थ के बाद का, उनमें लैक्टेशन मिल्क फॉर्मेशन करवाता है ये हार्मोन। पोस्टपार्टम का मतलब क्या है? आफ्टर डिलीवरी जो ड्यूरेशन है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए बच्चे को फीड कराने के लिए मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का फॉर्मेशन शुरू होता है। दैट इज़ द रोल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन and that is also secreted by anterior pituitary. And last one is the melanocyte stimulating hormone, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं MSH। चलिए ये हमारा एक्चुअली मिड लोब सिक्रीट करता है। जो हमारा एडिनोहाइपोफाइसिस की हम बात कर रहे हैं, दैट इज मेड अप ऑफ एंटीरियर लोब एंड मिड लोब। तो ये मिड लोब सिक्रीट करता है, पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट करता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में पार्स इंटरमीडिया फ्यूज होता है हमारे एंटीरियर लोब के साथ, तो हम इसको एंटीरियर लोब का ही हार्मोन कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका एक और नाम है इंटरमेडिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कई बार ये टर्म यूज़ करा हुआ मिल सकता है, तो इस पे ध्यान रखना। इंटरमेडिन वर्ड इज यूज फॉर द MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता क्या है? ये मेलानोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करता है टू सिंथेसाइज मेलानिन पिगमेंट। मेलानोसाइट सेल्स हमारे स्किन की सेल्स होती हैं जो मेलानिन पिगमेंट बनाती हैं, और यही मेलानिन पिगमेंट स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। स्किन का जो कलर है
कोई लाइट है, कोई फेयर कलर है, कोई डार्क कलर है, बहुत सारे शेड में आपके ह्यूमन बीइंग के कलर दिख जाते हैं। वो जो मेलेनिन की वजह से कलर आता है। अगर आप थोड़ा सा एनिमल्स में इंटरेस्ट रखते हैं जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, बर्ड्स की बात नहीं करेंगे, वहाँ स्किन नहीं है, फेदर्स हैं, मोस्टली रेप्टाइल्स में और इंसेक्ट में जाएं, या रेप्टाइल्स देख लें, फिशेस देख लें, एम्फीबियंस देख लें, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स एंड फिशेस, इनको आप कंसीडर कर लें, तो इनके स्किन का कलर बहुत वेरिएबल है, बहुत ब्यूटीफुल कलर्स में देखने को मिलती हैं। फिशेस की कलर तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो मेलेनोसाइट सेल है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत एक्टिव है, उधर इनमें हमें देखने को मीन्स एमएसएच का ज़्यादा रोल लोअर वर्टिब्रेट्स में है। हायर वर्टिब्रेट्स में, जैसे एक स्टेटमेंट ये मैं अभी आपको समझना है, ह्यूमन बीइंग के केस में ये अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि हमारी स्किन का कलर जो सिर्फ एमएसएच की वजह से नहीं है, या मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही सिर्फ स्किन के कलर को कंट्रोल करता है, ऐसा नहीं है। अभी ये डाउटफुल है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। बट रोल ऑफ एमएसएच इन डिटरमाइनिंग द स्किन कलर इन ह्यूमन इज स्टिल डाउटफुल। अभी भी ये डाउटफुल है, अभी ये रिसर्च का पार्ट है, अभी भी इस पे रिसर्च चल रहा है। लेकिन एमएसएच जो है हमारा, वो लोअर वर्टिब्रेट्स में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इनके कई बहुत सारे कलर्स देखने को मिलते हैं। एमएसएच रिलेट change in skin color in amphibians and reptiles, that is known as metachrosis. amphibians and reptiles आपने देखा होगा, जैसे एक बढ़िया एग्जांपल ले लेते हैं रेप्टाइल्स का, लिजार्ड का कलर उनके बैकग्राउंड के हिसाब से चेंज होता है। जैसे आपके कहीं कमरे में कोई लिजार्ड जिसकी वॉल का कलर वाइट है, तो वहाँ की लिजार्ड का कलर लाइट कलर में होगा। अगर कोई ऐसे डार्क सरफेस पर लिजार्ड है तो उसके स्किन का कलर डार्क होगा। तो ये एमएसएच की वजह से है। तो इस प्रोसेस को, जो ये अपने स्किन का कलर चेंज करते हैं, इसको बोला जाता है मेटाक्रोसिस, ठीक है। तो ये एक टर्म याद रखना है। तो एमएसएच एक्चुअली करता क्या है, एमएसएच स्टिमुलेट करता है मेलेनोसाइट को मेलेनिन सिक्रीट करने के लिए। और जब अब ह्यूमन बीइंग में थोड़ा सा एक जनरल आइडिया इसको समझ लेते हैं, एंड डार्केंस द, जब ये मेलेनोसाइट हमारा जो होगा, है ना, एमएसएच जैसे ज़्यादा सिक्रीट होगा तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटेड होगा, और मेलेनिन ज़्यादा सिक्रीट होगा तो हमारे कॉम्प्लेक्सन जो होगा, स्किन का कलर जो होगा वो डार्क हो जाएगा, है ना, बाय द डिस्ट्रीब्यूटिंग मेलेनिन पिगमेंट इवनली अंडर द स्किन। मीन्स मेलेनिन आपकी स्किन में ज़्यादा हो जाती है। लेकिन एक और आप बॉडी में हमारे एक ग्लैंड है इधर हेड रीजन में ही, पीनियल बॉडी, ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, बट आप यहाँ पे इसका रोल समझ लीजिए। पीनियल बॉडी भी हेड रीजन में होता है, एंड इट सिक्रीट्स मेलेटोनिन हार्मोन। ये सिक्रीट करता क्या है, मेलेटोनिन हार्मोन। और मेलेटोनिन हार्मोन का रोल है टू कलेक्ट द मेलेनिन पिगमेंट। ये क्या करता है, मेलेनिन पिगमेंट को कलेक्ट करता है। मीन्स जब हम रेस्ट के पीरियड में जाते हैं तो हमारा ये पीनियल बॉडी मेलेटोनिन का सिक्रीशन करता है, और जो मेलेटोनिन हमारी स्किन से मेलेनिन को कलेक्ट कर लेता है, एंड हमारी स्किन का कलर कैसा हो जाता है, फेयर हो जाता है। कैसा हो जाता है, फेयर हो जाता है। जैसे आप एक नॉर्मल स्लीप के बाद जो मॉर्निंग में आप उठते हैं तो आपकी स्किन का कलर थोड़ा सा फेयर हो जाता है एज़ कंपेयर टू इवनिंग ऑफ द डे, जैसे आप उस दिन के शाम में अपने आप को देखें। क्यों, क्योंकि आपके स्किन में जो मेलेनिन का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये एमएसएच का रोल हुआ, और यहाँ पे हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी का
रोल ख़त्म होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हॉर्मोन्स का काम क्या है ना, सारे हॉर्मोन्स का डिस्कशन ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, है ना? नहीं आई है तो दोबारा से एक बार देखें, बहुत आसान है, क्लियरली बहुत ईज़िली समझ आएगी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, बट 1-2 बार आपको इसके साथ करना पड़ेगा क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है 11th के बच्चों के लिए बिल्कुल नया होता है, तो वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी आती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं फेस करना। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या फिर मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके आप शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और आई होप आपके लिए बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टीरियर लोब के बारे में, मीन्स न्यूरो हाइपोफाइसिस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब है वो कौन कौन से हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करता है, क्या उनका रोल है ना, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू बच्चों। वीडियो पे अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो आपने पहली बार देखी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, ठीक है? ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, यही हमारे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू बच्चों।